राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश स्कोर का सेट 5 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें 30 एग्जाम रिलेटेड टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है और मैं इसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से समझाकर बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट 5 का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नोटिस राइटिंग से है। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं। At the bottom of notice after signature and name dash must be given। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नोटिस के नीचे, बटम में, बटम मतलब नीचे में, ठीक है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर और नाम के साथ क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, क्या दिया जाना चाहिए। जब आप साइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे में आपका पद का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अपना पद का नाम। मान लीजिए कोई सेक्रेटरी इशू करती है नोटिस, तो सेक्रेटरी का साइन भी होगा, उस सेक्रेटरी का नाम भी होगा और उस सेक्रेटरी जो उसका पद का नाम है वो भी ब्रैकेट में लिखना होगा। कोई प्रिंसिपल कॉलेज का जो है वो नोटिस जारी करता है तो प्रिंसिपल का साइन भी होना चाहिए, उनका नाम भी होना चाहिए और ब्रैकेट में उनका पद का नाम क्या है, प्रिंसिपल, तो वो होना चाहिए। तो पद का नाम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेजिग्नेशन, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज डैश। फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं दोस्तों, जो औपचारिक पत्र होता है, जो औपचारिक पत्र होता है। जैसे प्रिंसिपल को जो हम लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल्स जितने भी लेटर्स है दोस्तों, वो सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, लेटर टू द एडिटर भी फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो जब हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं या किसी भी टाइप का फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम लोग सैल्यूटेशन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, अभिवादन के रूप में करेक्ट फॉर्म क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल में लिखना है सर ऑब्लिक मैडम। ठीक है, अगर सर है तो सर लिखना है, मैडम है तो मैडम। ठीक है, उसके आगे में कुछ भी ऐड नहीं करना है, उसके आगे में कुछ भी लविंग मिस्टर कुछ भी नहीं, ओनली सर ऑब्लिक मैडम का इस्तेमाल कीजिएगा। यही करेक्ट फॉर्म है परफेक्ट सैल्यूटेशन का फॉर्मल लेटर में। ठीक है, चाहे वो लेटर टू द एडिटर हो, चाहे प्रिंसिपल को लिखिए, चाहे ऑफिशियल लेटर्स लिखिए, जितना भी हो उसका परफेक्ट सैल्यूटेशन जो होता है वो सर ऑब्लिक मैडम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। जब हम लोग संपादक को पत्र लिखते हैं, लेटेस्ट टू द एडिटर मतलब संपादक को जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसमें तारीख कहां लिखते हैं। डेट मतलब होता है तारीख। ठीक है, ये तारीख हम लोग कहां लिखते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, यानी सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच में हम लोग डेट लिखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, लेटर्स टू द एडिटर हम लोग स्टार्ट में क्या लिखते हैं। जब हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर पूछा गया था कि लेटर टू द एडिटर जो हम लोग लिखते हैं उसमें डेट को कहां जगह मिलती है, तो डेट को जगह मिलती है सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, विच एटीट्यूड ऑफ एमएमएल सरप्राइज्ड फ्रांज। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएमएल के किस रवैये ने फ्रांस को आश्चर्यचकित में डाल दिया, यानी सरप्राइज कर दिया। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं बताता हूं एमएमएल और फ्रांस में क्या रिश्ता है। ठीक है, एमएमएल जो है दोस्तों वो स्कूल के टीचर हैं और फ्रांस जो है उस स्कूल के स्टूडेंट है। याद रखिएगा, यानी एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है इन दोनों में। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया जो फ्रांस है वो एमएमएल का क्या क्या चीज देख के वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। सॉफ्ट, काइंड, पोलाइट एंड जेंटल बिहेवियर को देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि एमएमएल इससे पहले सॉफ्ट यानी नरम नहीं थे, काइंड दयालु नहीं थे, पोलाइट विनम्र नहीं थे
और जेंटल नहीं थे। इससे पहले क्या था दोस्तों, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक डिसिप्लिन वाले टीचर थे। अगर कोई बच्चा लेट आता था उसको पीटता भी था, याद रखिएगा, उसको जमकर पीटता था, डांटता था, फटकारता था। लेकिन लास्ट डे था ना, वो लास्ट लेसन का लास्ट दिन भी फ्रांज जो है वो स्कूल लेट आता है, लेकिन उस दिन जैसे बोलता है ना, मैं कम इन सर, तो उसको पीटता भी नहीं है, डांटता भी नहीं, आराम से उसको कंधा में हाथ रखता है, बोलता अच्छा बाबू आओ आओ, और उसको सीट में जाकर उनको बैठाता भी है। इतना पोलाइट बिहेवियर को देखकर, इतना सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर, इतना काइंड बिहेवियर को देखकर वो फ्रांज जो है वो सदमे में आ जाता है कि क्या हो गया। और उस दिन पता है एमएमएल जो है वो परफेक्ट ड्रेस पहन कर आए थे, स्पेशल ड्रेस पहन कर आए थे, ग्रीन कोट पहन कर आए थे, ये तो बड़ा बात है। उसके बाद उस दिन फ्रांज क्या नोटिस करता है कि जो पीछे के बेंचेस है ना, वहां उसके क्लासरूम के जो क्लासमेट्स है वो नहीं बैठे हुए थे, साथ ही साथ कौन बैठे हुए थे, गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए थे। तो बहुत ही आश्चर्य हो गया था ये जो फ्रांज है। लेकिन यहां पर पूछा गया था एमएमएल का क्या चीज देखकर वो आश्चर्य में आ गया था। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस जो है वो पहना था, संडे क्लोथ पहना था, फाइन क्लोथ या फिर ग्रीन कोट, उसको देखकर आश्चर्य पड़ा था। लेकिन यहां पर ऑप्शन को देखकर हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, काइंड, पोलाइट एंड जेंटल बिहेवियर को देखकर जो फ्रांज है वो सरप्राइज में पड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, Who sat on the back benches of the last French class? अभी जस्ट बताए थे दोस्तों कि लास्ट फ्रेंच क्लास जो है दोस्तों, अंतिम फ्रेंच क्लास में पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे। सीट का V2 होता है सेट, सेट मतलब बैठा हुआ था। ठीक है, तो पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, तो गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए दोस्तों, द विलेज एल्डर्स जो है, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा, ये जो द लास्ट लेसन है ये फ्रैंको पर्शियन वार पर बेस है। ये फ्रैंको पर्शियन वार जो है वो कब से कब तक चली थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वार में कौन सा देश जीता था और कौन सा देश हारा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो ऑर्डर आया था ना, शॉकिंग जो ऑर्डर आया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ये ऑर्डर कहां से आया था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो लेखिका है एनिस जंग के अनुसार माता पिता के लिए कचरा क्या था। तो आप सही पता है ये लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर है दोस्तों, साहेब वाले स्टोरी से। ठीक है, तो पता ही है साहेब जो है वो सीमापुरी में रहता है, वहां बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं, कचड़े चुनने वाले का वहां जो है सेटलमेंट है। आप सही पता है 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं सीमापुरी पर। तो वहां के जो पेरेंट्स है, वहां के जो मम्मी पापा है, उनके लिए गार्बेज क्या है। तो आप सही पता है जो कचरा चुनते हैं वो कचरा चुनकर ही ना 2-4 रुपया आमदनी करते हैं। तो उन लोगों के लिए वो कचरा नहीं होता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, उन लोगों के लिए जीवित रहने का एक माध्यम होता है, जीवित रहने का वो साधन होता है, याद रखिएगा। तो रैग पिकर्स के लिए जो वहां के जो पेरेंट्स है उनके लिए ये गार्बेज जो है, ये जो कचरा है वो मींस ऑफ सर्वाइवल है, याद रखिएगा। इसी से वो लोग सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। तो याद रखिएगा जीवित रहने का जो साधन है वो यहाँ के पेरेंट्स के लिए क्या है, मींस ऑफ सर्वाइवल है, क्या, गार्बेज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों साहेब का पूरा नाम क्या था और उसका अर्थ क्या था। ठीक है, और जो भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, आप लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 देख लीजिएगा। ठीक है, 4-4 सेट जो है मैंने ऑलरेडी करा दिया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आने लायक, छपने लायक क्वेश्चन का सिलेक्शन है दोस्तों। ठीक है, आज 5 सेट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, यानी एक सेट पे 30 क्वेश्चन और 30 × 5 सेट, यानी आपका 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और ये 150 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद वहां जाकर देख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। यानी फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाते थे दोस्तों, यानी चूड़ी निर्माता जो थे, उनकी खराब हालत के लिए, पुअर कंडीशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेवार है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया दोस्तों, मुकेश वाली स्टोरी से। आप सही पता है मुकेश जो है वो कहां रहता है, फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद में लगभग 20,000 से भी बच्चे जो है वो इलीगली कांच की भट्टियों में काम करते हैं। ठीक है, तो वहां जो बैड कंडीशन है उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप सही पता है ऑप्शन
ऑप्शन जो ए है स्टिग्मा ऑफ कास्ट यानी जाति का जो कलंक है वो तो है ये है, वहां पर उस जाति से आप अगर बिलोंग करेंगे तो आपको चूड़ी बनाना ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहां जो है फैमिली जो है सिंस जनरेशन से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से वहां क्या करते हैं, चूड़ियां बनाया करते थे, तो वहां पर अगर पैदा लीजिएगा तो आपको चूड़ी बनाना होगा ही होगा। ऑप्शन जो बी है वो क्या लिखा गया है, मिडिल मैन एंड पुलिसमैन, ये दोनों तो मैन रीजन है दोस्तों इन लोगों का पुअर कंडीशन के पीछे, ठीक है, ये मिडिल मैन है और ये पुलिसमैन जो है ये लोग भी मैन कारण है, उन लोगों का ये जिम्मेवार है, ठीक है, यानी उन लोग के वजह से इन लोगों का हालत खराब है। और ऑप्शन जो सी है ये तो और सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनी लेंडर्स, ये जो साहूकार लोग हैं इन लोगों को पैसा देता है और बहुत वसूल कर लेता है, ठीक है, बहुत वसूल कर लेता है और इन लोगों के वजह से इन लोग आगे नहीं बढ़ता है। यही तीन जो है मैन फैक्टर है, ऑल ऑफ दीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा, मुकेश जो है दोस्तों वो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, उसको क्या बनने की इच्छा है, उसका एम्बिशन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 8 में कि व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, ये डगलस और कोई नहीं दोस्तों, आप सही पता है विलियम डगलस जो डीप वाटर के लेखक है, ठीक है, तो डगलस जो है उनके माइंड में किस तरह का डर था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सही पता है ये जो स्टोरी है डीप वाटर, तो वाटर से रिलेटेड स्टोरी है। डगलस जो है उनका साथ बचपन से ही ऐसा ऐसा घटना हुआ जो वो पानी से डरने लग गया, पानी से उसका भय हो गया और पानी जो है वो बहुत डरने लगा। क्यों? क्योंकि उसका साथ बहुत सारा कांड हो चुका था। पहले वो पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच गए थे, वहां डूब गए, उसके बाद YMCA स्विमिंग पूल गए तो एक बिग बली या फिर हट्टा कट्टा 18 साल का जो लड़का आके उसको उठा के फेंक देता है, वहां पर भी डूब गया, तो पानी से बेचारा बहुत डर गया। याद रखिएगा ये जो स्टोरी है पानी के डर के बारे में बताया गया है और उससे वो कैसे उभर कर आगे आते हैं वो भी स्टोरी में बताया गया है। तो यहां पर जो डगलस के माइंड में जो डर है दोस्तों वो कौन सा डर था, तो आप सही पता है पानी में क्या होता है, डूब जाएंगे और डूबने के बाद क्या होंगे, मरेंगे ना, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, वुड ड्राउन एंड डाई, यानी डूबकर मर जाने का जो डर है उसके माइंड में वो घर कर गया था, ठीक है, और इस डर को खत्म करने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, When Douglas regained consciousness, he dash, consciousness मतलब आप समझ लीजिए एक टाइप का सेंस, consciousness मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंस यानी होश। जब डगलस को होश आया तो वो क्या किया, ठीक है। अच्छा ये वाला जो घटना है कहां हुआ था, YMCA स्विमिंग पूल में। YMCA स्विमिंग पूल में जब उसको हट्टा कट्टा से लड़का उठा के फेंक देता है तो वो धीरे धीरे डूबने लगता है और जब उसको होश आता है तो वो क्या करता है, तो याद रखिएगा जैसे वो उसको होश आता है ना, उसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, यानी बेचारा सुक मतलब सेक से भीटू बन गया, सुक यानी हिल गया बेचारा, क्राइड यानी रोया बहुत जोर जोर से और रात भर तक वो कुछ खाया नहीं था, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, हाउ डिड द ऑथर्स विलियम डगलस फियर वैनिश, ये जो ऑथर है लेखक है विलियम डगलस, उनका डर जो है वो कैसे खत्म होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसका डर कैसे खत्म होता है, विथ करेज यानी साहस के साथ, विथ गाइडेंस यानी मार्गदर्शन के साथ, और ऑप्शन सी विथ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के साथ। ये तीनों का तीनों चीज डर को खत्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सही पता है ये जो डगलस है ये पानी से हार नहीं माना, ठीक है, YMCA स्विमिंग पूल के बाद भी ये क्या किया, ये एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, एक ट्रेनर को हायर किया, उससे सीखा, तो साहस था दोस्तों, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया, वो जो इंस्ट्रक्टर है उसको गाइड किया, यानी गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर आपको जीतना है तो उसके लिए आपको करेज यानी साहस दिखाना होगा, उसके बाद आपको गाइड चाहिए ना किसी का गाइड आपको चाहिए। जैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको गाइड करने के लिए मैं हूं, ठीक है, अनिमेश सर आप लोगों के साथ है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सकते हैं, अनिमेश सर, ठीक है, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। आप किसी भी टाइप का आपको डाउट है, प्रॉब्लम्स हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए दिन रात रेडी हूं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको भी गाइड करने के लिए एक ट्रेनर था और विथ डिटर्मिनेशन, उसका अंदर में दृढ़ संकल्प था कि मैं जीतूंगा, और वो लास्ट में जीतता है, ठीक है। पानी के प्रति जो डर था उसका खत्म हो जाता है। तो तीनों का तीनों ऑप्शन जब सही हो तो आप सही पता है क्या करना है, ऑल ऑफ दीज को टिक करना है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ये जो विलियम डगलस का डीप वाटर वाली स्टोरी है, डीप वाटर किससे लिया गया है, ठीक है। आप सही पता है मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि विलियम डगलस की अपनी ही ऑटोबायोग्राफी से ये डीप वाटर लिया गया है, बस आप लोग को उस ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 11 में, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ये जो पैडलर है ना, आप सही पता है, द रैट ट्रैप स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर और कोई नहीं दोस्तों, पैडलर है। ठीक है, और ये जो पैडलर दोस्तों, इनकी दृष्टि में ये जो पूरी दुनिया है वो कैसी दिखती है, तो आप सही पता है, ये चूहेदानी बेचता है तो इसको पूरी दुनिया किस तरह दिखाई देगी, एक चूहेदानी की तरह ही दिखाई देगी ना। एक चूहेदानी बेचने वाला को दुनिया कैसे लगेगा, एक चूहेदानी की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रैट ट्रैप। ठीक है, आज सच बात बताएं तो ये जो रैट ट्रैप है अपने आप को फिलोसोफर समझता है, और मैं भी सहमत हूं। ये जो पूरी दुनिया है दोस्तों चूहेदानी है, और इसके अंदर में जो रोटी या ब्रेड लगा हुआ रहता है ना चूहेदानी के अंदर में, उसके लालच में ही ना चूहा आके उसको टच करता है, उसमें ट्रैप यानी फंस जाता है। सच में ये जो पूरी दुनिया है दोस्तों एक चूहेदानी की तरह है। हम लोग जब भी लालच में पड़ जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और उसको टच करते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि जो पूरी दुनिया है चूहेदानी है। उसके अंदर में जो बेट होता है दोस्तों, जो आपका चारा होता है, रोटी होता है, ब्रेड होता है, बिस्किट होता है, उसको देखकर हम लोग क्या करते हैं, लालच में आके जैसे उसको टच करते हैं और हम लोग उसके अंदर में फंस जाते हैं। बहुत ही मस्त स्टोरी है, आगे चलकर मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, इंडिगो। क्या है दोस्तों, इंडिगो। आप सही पता है, इंडिगो चैप्टर 5 है। तो इंडिगो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर लुइस फिशर। ठीक है, इंडिगो के जो लेखक है दोस्तों लुइस फिशर की किस पुस्तक का एक अंश है। आप सही पता है दोस्तों, इंडिगो जो है वो मैन बुक नहीं है, ये भी एक छोटा सा टुकड़ा है। ओरिजिनल बुक का नाम यहां पर पूछा गया। ठीक है, लुइस फिशर का ओरिजिनल बुक का नाम क्या है जिससे ये इंडिगो चैप्टर उठा के डाला गया है। ठीक है, तो आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। याद रखिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। इसी से एक टुकड़ा उठाकर इंडिगो को डाला गया है, जिसमें चंपारण एपिसोड दिखाया गया है, चंपारण के किसानों का हालत को दिखाया गया है, राजकुमार शुक्ला का स्टोरी को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो लुइस फिशर जो है वो महात्मा गांधी पर बायोग्राफी लिखे हैं, जिस बायोग्राफी का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से ये इंडिगो उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल इन पॉइंट्स एंड पेनकेक्स। ये जो पॉइंट्स एंड पेनकेक्स जो चैप्टर है उसमें जो मेकअप मटेरियल वाला जो ब्रांड है वो ब्रांड क्या है, तो आप सभी मारिएगा कौन सा, ग्लो एंड लवली। इसका पहला नाम था दोस्तों फेयर एंड लवली, अभी ग्लो एंड लवली हो गया। तो ये मेकअप है ना दोस्तों, गार्नियर सब जानते हैं, लैक्मी नहीं होगा, ये तीनों का तीनों नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या टिक कर कहिएगा, पेन केक। क्या नाम है दोस्तों, पेन केक, क्योंकि स्टोरी का नाम भी है पॉइंट्स एंड पेन केक्स। ठीक है, तो आप लोग बोलिए सर पेन केक जैसा केक जैसा लग रहा है ना, ये तो क्रिसमस में मिलना चाहिए था, केक लग रहा है। नहीं नहीं, ये जो है ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी को पता है जिमिनी स्टूडियो का जिक्र होगा आगे चलकर, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जिमिनी स्टूडियो। ये जो जिमिनी स्टूडियो है दोस्तों, ये जो मेकअप रूम था दोस्तों वो कहां था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर में, तो आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताते बताते आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाता हूं, रिवीजन भी करवाता हूं, तो जो बाकी सेट देखें धड़ल्ले से आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये जो जिमिनी स्टूडियो जो है इसका सेटअप कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। और ये जिमिनी स्टूडियो कहां है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और इसके फाउंडर, इसके बॉस कौन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, हु वाज द फॉरेन इंग्लिश पोएट हु विजिटेड द जिमिनी स्टूडियो। ये जो जिमिनी स्टूडियो का जो दौरा करने वाले जो विदेशी यानी अंग्रेजी जो कवि थे वो कौन थे जो यहां पर आए थे, एक बार विजिट किए थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग का जो इंग्लिश कोर का बुक है उसमें एक पोएम है दोस्तों, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, तो ये सिलेबस से सुन रहे हटा दिया गया है, तो उसका जो पोएट है ना वो भी स्टीफन स्पेंडर ही है। ठीक है, तो ये इंग्लिश पोएट है जो जिमिनी स्टूडियो आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, Which game are Sophie and her family fans of? सोफी और उसका पूरा परिवार जो है वो किस खेल का फैन है, बहुत बड़ा दीवाना है। ठीक है, किस खेल का, तो आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फुटबॉल। अगर मेरा बात कीजिएगा, मेरा जो घर है दोस्तों और मैं किसका दीवाना हूं, क्रिकेट का। आप सही पता है, क्रिकेट का हम लोग फैन है। ठीक है, लेकिन सोफी और उसका परिवार किसका दीवाना है,
फुटबॉल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर एक स्टेंजा दे दिया गया, एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया, पोएम से 4-5 लाइन उठा के डाल दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि सारा पोएम्स का अगर लाइंस याद नहीं रहा ना तो आप लोग को समस्या होगा कि किस पोएम से उठा के डाल दिया गया है, उसके पोएट कौन है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस इस तरह पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये दिए गए पंक्तियों को पढ़िए और उसका आंसर्स दीजिए जो क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके लाइंस को पढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस एंड वार्स विथ फायर। यहां पर 3 टाइप का वार्स का जिक्र किया गया, अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन सा गैस दोस्तों, ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस और वार्स विथ फायर। तो एक होगा ग्रीन वार्स, एक हो गया वार्स विथ गैस और एक हो गया वार्स विथ फायर। तो जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा, जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं और जो अग्नि शस्त्रों यानी फायर से जो युद्ध करते हैं। याद रखिएगा, इसका आगे लिखा गया है, victory with no survivors would put on clean coats and walk about with their brothers in the shade doing nothing। याद रखिएगा, जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं और जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय तो प्राप्त करेंगे परंतु उस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तो क्या एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, जब कोई बचबे नहीं करेगा। ठीक है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, अगर कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो वो विक्ट्री का क्या मतलब है, उसका जश्न क्या मनाएगा। ठीक है, तो कवि चाहता है, क्या चाहता है दोस्तों, यहां से यहां जो है वो कवि चाहता है, क्या चाहता है, वे चाहते हैं कि सबको करना छोड़ो भाई, वार करना छोड़ो, उसके जगह आप क्या कीजिए, स्वच्छ जो कपड़ा है, अच्छा क्लीन क्लोथ को पहनिए। क्या पहनिए, अच्छा स्वच्छ कपड़ा को पहनिए और भाइयों के साथ कुछ भी किए बिना, शेड मतलब छावदार पेड़ों के नीचे क्या कीजिए, सैर कीजिए। हाथ पकड़िए अपने भाइयों का और छावदार पेड़ों के जो नीचे है वो घूमिए, आनंद लीजिए नेचर का, ये चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 इस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसका परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम। बोले ना, कुछ भी लाइन्स अगर दिया रहेगा तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पोएम से लिया गया है और उनके पोएट का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूं, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, जो दिया गया पंक्ति है वो कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया कीपिंग क्वाइट पोएम से। किससे लिया गया दोस्तों, कीपिंग क्वाइट पोएम से। बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसके पोएट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वार्स आर मेंशन इन द अबव लाइंस। जो हम लोग ऊपर के जो लाइंस पढ़े वहां कौन कौन सा वार का मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया। तो 3 टाइप का वार्स पढ़े थे दोस्तों, पहला ग्रीन वार्स, दूसरा वार्स विथ पॉइजनस गैसेस एंड तीसरा वार्स विथ फायर। ठीक है, ये तीनों का तीनों अभी हम लोग पढ़े ना, ये तीनों का तीनों वार्स हम लोग पढ़े, ऊपर के लाइंस में ये तीनों वार दिया हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, What kind of victory will it be, यानी यह किस प्रकार की विजय होगी। तो आप सही पता है ये कैसा विजय होगा, जब कोई कुछ बचबे नहीं करेगा, कोई सर्वाइव ही नहीं करेगा तो क्या सेलिब्रेट करेगा, घंटा सेलिब्रेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा, ऐसा वार का कोई फायदा ही नहीं है जो उसमें कोई जीवित ना रहे। अगर जीवित रहे, इंजॉय करे, तभी ना मजा आएगा। तो ये जो वार है दोस्तों, अगर इस तरह का भयानक वार होगा, पॉइजनस गैसेस आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बम धमाका होगा, कुछ दिन पहले तो आप लोग देख रहे थे रसिया के साथ हो रहा था ना, तो ये जो वार है दोस्तों, वार जो 3 टाइप का जो वार्स हुआ, अभी फायर हो गया, फिर जो जहरीली गैसों से जो वार होगा, अगर एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम जो है धमाका करते रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जीत के क्या होगा, क्या दिखाएंगे हम लोग, कुछ भी नहीं होगा, सेलिब्रेट करने का मजा भी नहीं आएगा। तो यानी जो ऑप्शन जो आपको बी दिखाई दे रही है वो करेक्ट आंसर है, नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट। याद रखिएगा, इसका जश्न मनाने के लिए कोई भी जीवित व्यक्ति बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा विक्ट्री का कोई फायदा ही नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट डज द पोएट्स
कमला दास नोटिस आउटसाइड द कार। आप सभी पता है दोस्तों कमला दास जो है वो किस पोएम की कवित्री है, आप सभी को पता है क्या? माई मदर एट 66। आप सभी पता है माई मदर एट 66 में कमला दास के बगल में उनकी मम्मी थी और दोनों बैठ के कहां जा रही थी दोस्तों? कोचीन एयरपोर्ट की तरफ। जब जब अपनी मम्मी को वो देख रही है इनसाइड, यानी कार के इनसाइड में अपनी मम्मी को देख रही है तो वो दुखी हो रही है, ठीक है। इसलिए वो जब आउटसाइड यानी बाहर की ओर देखती है तो दो चीजें देखती है। क्या देखती है दोस्तों? आप सही पता है, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। आप सही पता है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को पढ़ाए हैं। इसका टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो धीरे धीरे अपलोड हो रही है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और कितने बच्चे दोस्तों जो आज ही मॉर्निंग में मैंने अपलोड किया था क्या, द टाइगर किंग, मस्त स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया था। कौन कौन बच्चे देख चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने और टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किया, ठीक है। कितने बच्चे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टोरी कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोएटेस है कमला दास जो है वो आउटसाइड में यानी कार के जो बाहर वो क्या देखती है? तो स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी पीछे भागते हुए तेजी से जो पेड़ है दोस्तों उनको देखती है, और जो बच्चे जो है झूमते हुए खुशी से खेलते हुए बाहर जो निकल रहे थे रनिंग चिल्ड्रन, ये दो चीज को वो देखते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज पोएटेस कमला दास चाइल्डहुड फियर? ये जो पोएटेस है कवित्री है कमला दास, उनका चाइल्डहुड फियर क्या है? बचपन का प्यार नहीं दोस्तों, बचपन का डर क्या है? यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बचपन का डर क्या है? तो बचपन से जब जे बार अपनी मम्मी को छोड़कर वो बाहर जाती थी दोस्तों, तो बस एक ही चीज उसको डर लगता था, अपने मम्मी को हमेशा के लिए खोने का डर। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, लॉसिंग हर मदर फॉरएवर। अपनी मम्मी को हमेशा के लिए जो खोने का डर है वही चाइल्डहुड फियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? आप सही पता है दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है बहुत ही मस्त पोएम है, नेचर पोएम है, आप सही पता है। आप लोग इस पोएम के जो पोएट का नाम है, कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, देखिए याददाश्त आपका मजबूत होगा और आप लोग वहां पर जाकर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जो बच्चे कमेंट करने में कंजूसी करते हैं उसका मेमोरी जो है दोस्तों आप लोग अपना से दिमाग लगाइए, ठीक है। और जो नहीं दे पा रहे वो टेंशन मत लीजिए, वो जो है सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 को प्रैक्टिस कीजिए और बाकी के वीडियोस को भी देखिए। चैप्टर वाइज तो वीडियो अपलोड किया जा रहा है ना चैनल के माध्यम से, आपको देखिए, आप वहां अगर देखिएगा सीखिएगा तो आप भी आराम से आंसर्स दे पाइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा। अचानक इस वीडियो में आकर खुद पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको शुरू से वीडियोस देखना होगा, ठीक है। अगर चैप्टर का कांसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाइएगा। सेट हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना दोस्तों वो फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछते, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को पूछते हैं और सारा क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा कराया हुआ क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग बोलिएगा खाली कमेंट करने बोलते हैं, खाली कमेंट करने बोलते हैं, आप आंसर्स क्यों नहीं बताते? अरे भाई आंसर पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। तो जो बच्चों को कमेंट करने में प्रॉब्लम होता है कमेंट मत कीजिए, आप लोग जाकर देख सकते हैं जो वीडियोस है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं उसको जाकर देखिए। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो जो है रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो मेरे साथ डेली जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वही कमेंट कर पाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे जो है वो राइट आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं प्राउड फील करता हूं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं क्योंकि जो मेरा मेहनत है दोस्तों वो रंग लाता है, ठीक है। कल एक बच्चा सारा आंसर एक ही जगह कमेंट करके भेजा और सारा सारा राइट आंसर था, बहुत प्राउड फील किए थे, उसको रिप्लाई भी मैं जरूर दिया था, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उसमें क्या क्या जो चीज है वो मेंशन किया गया है। तो आप सही पता है दोस्तों ये थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता की चीज। और सुंदरता की चीज कौन सा होता है? नेचर वाला चीज, ठीक है। जो नेचर बनाया है जैसे सन मून, ये दुनिया के एकलौता चीज है ना, ये खूबसूरती का चीज है। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, यंग ट्रीज और स्ट्रीम्स किसको बोलते हैं? यंग पेड़ को। और स्ट्रीम्स मतलब दोस्तों याद रखिएगा जो लताएं हैं, फ्लावर्स है, फूल है, ये सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। यानी ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया? विन इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो? ये जो चार्ली है दोस्तों अतीत के किस वर्ष यानी पास्ट ईयर में जाना चाहता है। तो पास्ट जो है यानी बीता हुआ जो है दोस्तों वो किस वर्ष में जाना चाहता है? तो मैंने अच्छे से बताया दोस्तों अपने दादाजी वाला युग में जाना चाहता है। और इनके दादाजी वाला युग जो कौन है वो है 1894, वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि इसको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जिस वर्ल्ड में वो अभी रह रहा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि पता है चारों तरफ वार हो रही है, अशांति है, इनसिक्योरिटी है, डर है,
जी, ठीक है। ये सब चीजों से बेचारा बहुत परेशान है, लाइफ को लेकर भी, जो लाइफ है, जीवन है, उसको लेकर भी बहुत परेशान है, इसलिए उसे शांतिमय जगह जाना है। वो एक पलायनवादी है, ठीक है, एक स्केपिस्ट नेचर का इंसान है, इसलिए वो अपना दादाजी वाला दुनिया जाना चाहता है, तीसरा रास्ता खोजता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ 1894 में वो जाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चार्ली की वाइफ का नाम क्या था और चार्ली का जो एक साइक्लिस्ट फ्रेंड था उसका नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आज ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। क्या पूछा गया? आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। यानी मैं अपने बाल को मुड़वा दूंगा, चोटी कटवा लूंगा। टफ्ट मतलब क्या होता है? चोटी। तो चोटी को मैं कटवा दूंगा, क्रॉप कर लूंगा यानी मुड़वा लूंगा क्या, हेयर को यानी बाल को, ठीक है, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ये जो लाइन है दोस्तों, ये किसने कही थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो अच्छे से स्टोरी को समझे होंगे वो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। आज मॉर्निंग में बहुत मस्त से इस स्टोरी को मैंने समझाया था। ये और कोई नहीं दोस्तों, चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है, मुख्य जो ज्योतिषी है, उन्होंने बताया था अगर मेरा भविष्यवाणी गलत होगा तो मैं क्या करूंगा? अपना चोटी कटवा लूंगा, बाल मुड़वा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। टाइगर किंग से ये बोलता है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप सही पता है, द एस्ट्रोलॉजर होगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा गया? व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव? आप सही पता है दोस्तों, अंटार्कटिका जो है वो कंटिनेंट है, तो इनका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, इसका जो वातावरण है वो कैसा है? तो आप सही पता है अंटार्कटिका के जो देखिएगा ना, नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ जमा हुआ रहता है, ठीक है, मस्त लगता है ना देखने में। आप सही पता, पेंगुइन का नाम सुने होंगे, ठीक है, व्हाइट जो बियर होते हैं वहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, टॉम एंड जेरी में देखने को मिलता है अंटार्कटिका, आप सही पता है, ठीक है। और एक इंटरटेनमेंट फिल्म था अक्षय कुमार, उसमें भी दिखाया गया था अंटार्कटिका, ठीक है। तो आप सही पता है अंटार्कटिका जो है एक बर्फीला जगह है, तो वहां कैसा लगेगा दोस्तों? ऑप्शन जो ए है कोल्डेस्ट, ये भी होगा, सबसे ठंडा, सबसे ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा और सबसे हवादार, ये तीनों का तीनों इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अंटार्कटिका दोस्तों दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडीएस्ट कंटिनेंट है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, ये अंटार्कटिका वाला स्टोरी है तो मैं जरूर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तिसानी दोस्ती जो है वो किस प्रोग्राम में भाग ली थी, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो किस प्रोग्राम में भाग ली थी और वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट का साधन का इस्तेमाल की थी, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए वो टोटो ओटो क्या क्या ली थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और उनको पहुंचने में उनको कितना घंटा लगा था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो जिस जहाज से गई थी उस जहाज का नाम क्या है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, ठीक है, पृथ्वी की कुल बर्फ का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में जमा है? जो बर्फ है दोस्तों, पृथ्वी का टोटल जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में कितना परसेंट जमा हुआ है? आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 90% जो बर्फ है, आइस है, वो अंटार्कटिका में जमा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। आप समझ सकते हैं ना, अंटार्कटिका में पूरा पृथ्वी का 90% जो आइस है, बर्फ है, वो अकेला अंटार्कटिका में जमा हुआ है, इसलिए ना अंटार्कटिका का सबसे ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट एंड कोल्डेस्ट कंटिनेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? द वुंडेड सोल्जर, आप सही पता है द एनिमी चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पर एक वुंडेड सोल्जर था, एक जख्मी सिपाही था जो आ गया था जापान और उसको डॉक्टर सदाव जो है वो बचाए थे, आप सही पता है। तो ये जो वुंडेड सोल्जर है ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, यानी ये जो वुंडेड सोल्जर आप सही पता है उसका नाम क्या था दोस्तों? टॉम था, ठीक है। एक 17 साल का क्या था दोस्तों? एक नेवी था, आप सही पता है। वो किस देश से बिलोंग करता था? तो आप सही पता है वो रशियन आर्मी नहीं था, वो ब्रिटिश आर्मी नहीं था, वो जापानीज आर्मी नहीं था, वो था दोस्तों यूएस नेवी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है नौसेना था, याद रखिएगा, नेवी था, ठीक है। इसको डॉक्टर सदाव बचाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? What does Mr. Lamb grow in his garden? ये जो गार्डन है, जो दोस्तों बगीचा है मिस्टर लैम का, वहां कौन सा ग्रो करते थे, यानी कौन सा फल का जो ट्री है दोस्तों वहां ग्रो करते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है दोस्तों, मिस्टर लैम का जो गार्डन था, बगीचा में, वहां एप्पल्स मिलते थे। क्या मिलते थे? एप्पल्स। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं 29 में, कि हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स। ये जो मिस्टर लैम है
वो एप्पल्स कैसे तोड़ते थे। आप सही पता है दोस्तों, हम लोग एप्पल वगैरह जो है वो कैसे तोड़ेंगे, छड़ी की सहायता से, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा यूजिंग ए लेडर एंड ए स्टिक, यानी सीढ़ी लेता है दोस्तों और सीढ़ी से वो एक स्टिक के माध्यम से, एक छड़ी के माध्यम से वो एप्पल तोड़ते थे और इस एप्पल से दोस्तों वो बनाते थे जेली। याद रखिएगा क्या बनाते थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जेली बनाते थे, ठीक है। और इसी स्टोरी में आप सही पता है, ये जो मिस्टर लैम्ब है, आप लोग कमेंट बताइएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया बाकी के सेटों में कि मिस्टर लैम्ब का एक टांग तो नहीं था, किस लिए नहीं था कारण बताइए, और उसका जो टांग है दोस्तों एक टांग, वो किसका था, ये भी आप लोग का आंसर बताना है। और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है डेरी, डेरी का आधा चेहरा जल गया था, किससे जल गया था वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देख सकते हो दोस्तों मेरा प्रोफाइल पिक, और ये मेरा नाम है अनिमेश सर। आप इंस्टाग्राम आईडी में मुझे अनिमेश सर करके सर्च कीजिएगा, आपको इस प्रोफाइल पिक के साथ मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज हो, हम तो वहां नोट्स वगैरह भी सेंड करते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जल्दी से फॉलो कीजिए, वहां ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है। Who told Bama that education is the only way to earn honor and dignity, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बामा को किसने बताया कि सम्मान और गरिमा अगर अर्जित करना है तो एकमात्र साधन क्या है, शिक्षा है, ठीक है। सही बात है, अगर आप एजुकेट होइएगा, अगर आप शिक्षित होइएगा तो आपको जो समाज है वो अपने आप ऑटोमेटिक इज्जत देगा, आपका मान करेगा, आपका सम्मान करेगा, ठीक है। विदाउट एजुकेशन अभी कोई सम्मान नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग आप कमेंट बताइएगा सर अभी पैसा है तो इज्जत है, ठीक है। अरे भाई पैसा है तो इज्जत है, जब पैसा तो चला जाएगा ना तो उसका इज्जत भी चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा चीज है दोस्तों, वो जाता नहीं है कभी भी, वो एक दूसरे पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसलिए एजुकेट बनिए, एक शिक्षित नागरिक बनिए, आपको हमेशा सम्मान और इज्जत मिलेगा, ठीक है। पैसा आते जाते रहता है। तो ये जो क्वेश्चन जो 30 है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो लाइन से दोस्तों बामा को किसने बताया था, उसका बड़ा भाई अन्नान, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। सेट 5 भी कंप्लीट हो गया, सेट 1 को भरपूर प्यार मिला, सेट 2 को भरपूर प्यार मिला, सेट 3 को भी मिला, सेट 4 को भी मिला। आज का जो सेट 5 है दोस्तों, इसको भी आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, आप लोग ये कीजिए, लाइक कीजिए, जमकर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लोग अगर डिमांड बताइए दोस्तों तो आप लोग इस तरह प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए सेट 6 भी बना दूंगा और कल ही प्रस्तुत कर दूंगा, तो ठीक है। तो कमेंट में आप लोग का जो डिमांड है वो कीजिए, बस आप लोग जो डिमांड कीजिएगा उसका पूर्ति मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या क्या चाहिए दोस्तों, कौन कौन सा चैप्टर पर डिटेल वीडियो चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा दोस्तों। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया गया, यहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग को सिलेबस वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए और जमकर शेयर कीजिए, और क्या क्या डिमांड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंस्टाग्राम मुझे अनिमेश सर्च करके सर्च कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर कोई भी डाउट्स हो आप लोग बेझिझक वहां पर आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।